छठा चैप्टर, इसमें दो बातें हैं, एक परफॉर्मेंस और एक डिस्चार्ज। तो पहले परफॉर्मेंस को देखते हैं, उसके बाद डिस्चार्ज को देखते हैं। ऑटम 9, महबूब एक प्रोमिसर है और सौलत कौन है, एक प्रोमिसी, और इन्होंने एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री दे दी। हाउएवर व्हेन महबूब मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, सौलत ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया और उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो सिंपल आपसे ये पूछ रहा है कि राइट्स और लाइबिलिटीज़ क्या हैं महबूब के अगेंस्ट सच रिफ्यूज़ल। ऑल्सो स्टेट एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। ये क्या होती है वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस? ये क्या होती है वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस? किसे कहते हैं? टेंडर को कहते हैं। तो क्या पूछना चाह रहा है उस टेंडर के एसेंशियल्स? वो क्या बातें हैं? प्रॉपर प्लेस पे हो, प्रॉपर टाइम पे हो, प्रॉपर पर्सन को हो, और रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी मिले उसको वेरीफाई करने की, चेक करने की, और लीगल। वो सारी बातें आपने उठा के यहाँ पे मेंशन कर देनी है। कर सकते हैं? तो टेक्निकली ये सवाल आपसे वो एसेंशियल्स ही डिमांड कर रहा है, और ये सवाल उसने बहुत दफ़ा आगे भी किया है। अच्छा जी, मुजाहिद एग्री टू एक्सेप्ट 3 लाख फ्रॉम अदनान अगेंस्ट अ डेट ऑफ 4 लाख। 4 लाख के बदले वो 3 लाख रिसीव करने में इंटरेस्टेड है। ये क्या है? ये रिमिशन है। इफ़ अदनान पेज विद इन अ वीक, अगर वो एक हफ्ते में पे कर देगा तो मैं 4 के बदले 3 लाख रुपया ले लूँगा। अदनान डिड नॉट टेंडर द रिक्वायर्ड अमाउंट विद इन दिस पीरियड, उसने उस वीक में पैसे पे नहीं किए, तो क्या अब वो हमेशा के लिए 3 लाख लेगा या वापस 4 लाख पे ले आएगा? वापस 4 लाख पे ले आएगा। अब मुजाहिद के पास ये राइट है कि वो अब उससे 3 नहीं, उससे 4 लाख रुपया लेगा। और अगर अदनान टेंडर कर दे वही अमाउंट नेक्स्ट वीक 15वें दिन, उसने क्या टाइम दिया था? 1 हफ्ते का, और अगर वो 15वें दिन जाके 3 लाख रुपया दे दे और मुजाहिद कबूल कर ले, व्हाट राइट्स आर अवेलेबल टू मुजाहिद? अब बताइए, 4 के बदले 3 कबूल कर लिया, क्या उसके पास आपको राइट बचा है? क्या वो दोबारा उससे बाकी का लाख रुपया रिकवर कर सकता है? वो अपनी लाइबिलिटी लाख वाली ख़त्म कर चुका है अगेंस्ट रिमिशन, अगेंस्ट रिमिशन। सवाल सॉल्व करें ज़रा, क्या कहना चाह रहा है देखें ज़रा। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, वाहिद एरिया जहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपको कैलकुलेटर लेके जाना चाहिए। सवाल कभी कभी वो टेढ़ा बना देता है, और रिसेंट अटेम्प्ट ऑटम 22 में उसने एक टेढ़ा सवाल पूछा है इस एरिया से। और इस सवाल में ज़रूरत नहीं है, इस सवाल में ज़रूरत नहीं थी। चलिए ये मुझे बता दें, टाइम बाय डेट कबूल होता है? डिस्प्यूटेड डेट कबूल होता है? पहली बारी किसकी होती है? डेटर की। दूसरी बारी किसकी होती है? क्रेडिटर की। और अगर दोनों अपनी बारियां पूरी नहीं कर रहे फिर ऑर्डर ऑफ पेमेंट पे होता है। और अगर कोई डेट किसी ने गारंटी किया हो तो क्या हम उस गारंटी वालों को कोई फेवर देते हैं? नहीं। अगर लोन हो और उसके साथ इंटरेस्ट हो तो पहले क्या पे होगा? लोन हो और इंटरेस्ट हो तो पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे। सारी बात अगर आपको पता है तो ये सवाल पढ़ लें। पहली बात तो ये कि इसका सम इन्होंने गलत किया हुआ है, इसको ऐड करेंगे तो ये 170 नहीं बनता, ये 70 और 40, ये एक 40 बनेगा। अच्छा, चेक भेजा था 70,000 का और उसके पीछे लिखा है 20 + 50 = 70। वो क्या कहना चाह रहा है? एक इसको माइनस करो और एक इसको माइनस करो, तो 20 वाली माइनस करो और 50 वाली माइनस करो। ये कौन बता रहा है? वो डेटर खुद। तो इसमें हमें 20 और 50 को ही माइनस करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और माइनस क्रेडिटर नहीं कर सकता। नो इंस्ट्रक्शंस अबाउट अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वर मेड बाय उबैद, बिलाल ने भी कोई अप्रोप्रिएशन नहीं की, तो फिर ऑर्डर ऑफ टाइम पे जाएगा।
तो सबसे पहले माइनस कौन सा होगा? यकम वाला 37। कितने बच गए? 70 माइनस 37 करें 40 नहीं 3 33 बच गया, उसमें से 20 निकालें 13 बच गया, और 50 में से 13 माइनस करें 37, तो ये 37 रह गया बाकी, और ये 3000 रह गया बाकी। ऊपर वाली पेमेंट को हम चलें 63 भी हो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। 3 करेंगे तो वो 140 बन जाएगा, 63 करेंगे तो 170 बन जाएगा। इफेक्ट नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल आखिरी पेमेंट, और ऊपर से आते आते हमारे पैसे ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। ओके, सवाल क्लियर हो गया? एक और सवाल है अब ऑपरेशन का, ये वाला देखते हैं इसमें क्या कह रहा है, ज़रा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे आप ऑटम 17 को। सवाल में कोई नई बात नहीं कर रहा, लाख रुपये उसने भेजा और नहीं बताया कि क्या करना है। जब नहीं बताया तो किसकी बारी आएगी? क्रेडिटर की। उसने क्या किया? उसने इस लाख रुपए को 1.5 लाख में से माइनस कर दिया। वो कर सकता है, उसके पास राइट है। जब उसने माइनस कर दिया तो ये जो इमरान भाई हैं जिन्होंने गारंटी दी हुई थी, वो बड़ा गुस्से में आए और कहा कि भाई तुम्हारा काम था कि पहले इसमें से माइनस करते ताकि मेरी गारंटी ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती। तुमने माइनस कर दिया 1.5 में से, तो क्या इसका बोलने का राइट है? इसका बोलने का कोई राइट नहीं है। अगर डेटर कुछ नहीं बता रहा तो क्रेडिटर अपनी पसंद से चाहे तो अब उसको अपोर्शन कर सकता है, और अगर वो भी ना करता तो फिर लाख रुपए कहाँ से हम लोग माइनस करते? 2 लाख में से। ऑर्डर ऑफ टाइम पे चलता और 2 में से वो माइनस हो रहा होता। असल में हाँ नहीं, असल में होता ही है कि नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है कि आप एक बंदे के साथ फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस डेली बेस पे कर रहे होते हैं। आज भी माल ले लिया, कल भी माल ले लिया, परसों भी माल ले लिया, तरसों भी माल ले लिया, एक हफ्ते में 5 दफ़ा माल ले लिया, एक महीने में 25 दफ़ा माल ले लिया। अब वो डेली बेस पे रसीदें बन रही होती हैं और मंथ एंड पे वो एक बल्क पेमेंट कर देता है। अब अगर तो वो बल्क पेमेंट करते टाइम बता रहा है कि इसमें से तुमने इस दिन की, इस दिन की, इस दिन की और इस दिन की पेमेंट माइनस करनी है, तब क्रेडिटर के पास कोई राइट नहीं है। और अगर उसने नहीं बताया तो क्रेडिटर चाहे जिस मर्जी पर्ची में से वो अमाउंट माइनस कर ले। डेली बेस पे नई रसीद बनती है। हाँ जी। अब अगर क्रेडिटर भी खामोश है, उसको नहीं समझ आ रही कि मैं किस में से माइनस करूं, तो लॉ ये कहता है कि फिर आप टाइम के ऑर्डर पे आ जाए, जो आप आ जाए 5-4 पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डन। एक और सवाल करते हैं इसी एरिया का। अब आप ज़रा तैयार बैठे हुए हैं तो मैं चाहूँगा कि रिसेंट पेपर का एक सवाल आपको दिखाया जाए। अटेम्प्ट कौन सी है? ऑटम बायस सवाल कौन सा है? ये ज़रा ट्राई करेंगे। हाज़रीन महफिल, इसको आपने करना है कैलकुलेटर के ऊपर। इसमें 2 ट्रिक्स थे जो कि पिछले सवालों में नहीं है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गिविंग यू 5 मिनट्स। इस सवाल के साथ खेलें, टक्कर मारे सवाल पे जाके। और यकीन मानिए 5 नंबर मुफ्त के थे। मैंने कहा यकीन मानिए 5 नंबर मुफ्त के थे। बहुत इजी 5 मार्क्स थे।
सोल्यूशन नहीं देखना आपने इसका, सोल्यूशन देखे बगैर बताइएगा। हो गया, सबका हो गया। पहला सवाल, इसमें डेट्स कौन सी लें? डेट ऑफ इनवॉइस लें या ड्यू डेट लें? ड्यू डेट क्यों लें? क्या रीज़न है? क्या रीज़न है? डेट ऑफ इनवॉइस लेनी चाहिए या ड्यू डेट लेनी चाहिए? मगर क्यों, क्या रीज़न है? जिस पे पेमेंट आपने करनी होती है। ये तो है इनवॉइस की डेट जिस दिन रसीद बनी है, तो हमने पेमेंट वाली डेट को देखना है। अच्छा, 60 लाख 90 2 और 50 कुल मिला के हो गया 5 लाख। चेक आया था 2/20 का और किसी ने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की, तो ये जाएगा ऑर्डर ऑफ टाइम पे। 2/20 में से पहले क्या क्या माइनस करें? 60। कितना बच गया? 2/20 में से 60 निकाले, क्या आंसर आएगा? 160। फिर 160 में से माइनस करें, आंसर क्या आया? अब 60 का क्या करूं? 30 अप्रैल और 30 अप्रैल दोनों सेम डेट पे खड़ी हो गई हैं, तो 90 में से माइनस कर दूं या 2 में से माइनस करूं? आधी आधी क्यों? प्रोपोर्शनेट करेंगे। तो कैसे करेंगे प्रोपोर्शनेट? 290, यानी कि ये 90 और ये 200 ऐड कर दूं, यानी कि ये बन जाएगा 90/290 इंटू 60, और एक तरफ बन जाएगा 90/290 इंटू 200। ज़रा निकालिएगा दोनों फिगर्स क्या आती हैं। यहाँ पे वो बच्चे जो कि अपने साथ मशीन लेके नहीं गए हुए थे, बेचारे कलाबाजियाँ खाते रहे, डिवाइड करते रहे और परेशान होते रहे। निकालिएगा, गालिबन ये 18 पॉइंट कुछ आएगा, 18.62, और ये आएगा 41 पॉइंट, क्या आता है? माइनस कर लेना, 18.62 को 60 में से माइनस कर लें, आंसर क्या आएगा? यहाँ पे 60 है, सॉरी यहाँ पे 90 की 200 नहीं आएगा, 90 ये आएगा 200 आएगा। आंसर क्या आएगा? 200 तकसीम 290 इंटू 60, आंसर क्या आएगा? 41 पॉइंट कुछ आता, 41.38, यानी कि 18,620 रुपया माइनस करूंगा मैं 90 में से, और 41,380 रुपये माइनस किए जाएंगे 2 लाख में से, तब जाके ये 60 को हम एडजस्ट करेंगे। तो आई कैब ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपॉर्शनमेंट पूछी थी, इससे पहले किसी सवाल में उसने टेस्ट नहीं की, मगर यहाँ पे कर ली। और बच्चों ने क्या किया, वो डेट को देखा ही नहीं, वो इस डेट पे चलते रहे। और मज़े की बात है कि इस डेट पे कोई सेम डेट पे है ही नहीं, जनवरी, मई, मार्च और जून। ये मार्च एक 10 और एक 31 है। क्या लिखा हुआ है? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट ये बताना चाह रहा है कि ऊपर वाला डेट टाइम बार्ड हो चुका है, इसको 1 साल से ड्यू है, ये 2 महीने से है, ये 2 महीने से है, और ये अभी तक ड्यू नहीं हुआ। कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता। हाँ, फ़र्क कब पड़ेगा? जब यहाँ पे लिखा होता कि इनमें से कोई डेट डिस्प्यूटेड है। अगर वो डिस्प्यूटेड की बात करता तो फिर आपको फ़र्क पड़ता। एक और सवाल करते हैं इसी एरिया का। आई के आपने इसको तसल्ली के साथ दोबारा से टेस्ट किया था। ये सवाल पढ़िएगा 4 नंबर के लिए। ये सवाल पढ़ें, APL और SL वाला पढ़ें ज़रा। इसमें भी अपॉर्शनमेंट वाली बात कर रहा है, मगर एक नए एंगल से। ये गालिबन चौथा सवाल है इस एरिया का।
जी, APL स्टार्टेड परचेजिंग फ्यूल फ्रॉम SL। APL ने तेल खरीदना शुरू किया किससे? SL से। इतनी लाइन में कोई मसला है? अब टू 31 में APL ने कोई पेमेंट नहीं की, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ना करे पेमेंट, खैर है। ड्यू टू विच SL ने लेट पेमेंट सरचार्ज डालना शुरू कर दिया। ये क्या होता है लेट पेमेंट सरचार्ज? पेनल्टी, इंटरेस्ट, कुछ भी कह लें। APL रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द सरचार्ज, उसने कहा मैं इस सरचार्ज को नहीं मानता और कहा कि इसको कैंसिल कर दिया जाए, मगर दूसरी कंपनी ने जो कि फ्यूल कंपनी है उसने कभी इस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं किया। हुआ क्या, उस वजह से APL ने वो फ्यूल ख़रीदना उनसे बंद कर दिया। अच्छा, बाद में APL ने 2 बल्क पेमेंट्स की, इक्वलेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इक्वलेंट टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेस्ड फ्रॉम 1 जुलाई 19 टू 15 जून 21, बट डिड नॉट मेंशन द इनवॉइसेस अगेंस्ट विच द पेमेंट्स वर टू बी एडजस्टेड। पेमेंट तो कर दी मगर ये नहीं बताया कि इस इनवॉइस में से पैसे तुमने काटने हैं, मगर जो पेमेंट की है वो इक्वलेंट है टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेस्ड। इन अगस्त APL केम टू नो दैट, अच्छा वो पेमेंट करके ना अपनी तरफ से उन्होंने अपनी लाइबिलिटी ख़त्म कर दी कि मैंने सारे पेमेंट कर दिए, मगर हुआ क्या, उन्होंने पहले सरचार्ज माइनस किया और उसके बाद जो बैलेंस बचा वो कॉस्ट ऑफ फ्यूल में से माइनस कर दिया और कहा कि आपके मज़ीद पैसे हमारी तरफ रहते हैं, ये पैसे में पे करें। APL डिमांड्स दैट SL शुड एडजस्ट द पेमेंट्स अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ओनली एंड नॉट अगेंस्ट द सरचार्ज। क्या ये डिमांड सही है? ये डिस्प्यूटेड था, ये क्या था? डिस्प्यूटेड था। अब यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, नहीं उसने पैसे पे कर दिए थे तो उसको ये कर दें वो कर दें। भाई कानून में आपने इमोशनल होके नहीं सोचना। अगर एक डेट डिस्प्यूटेड है तो उसको माइनस करने की इजाज़त नहीं है। टाइम बार्ड होता तो माइनस कर सकते थे, मगर डिस्प्यूटेड को माइनस ना करें। तो अगर अब जो उसने पैसे पे किए हैं, ऊपर भी एक लाइन आपको बता रही है इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ फ्यूल परचेस्ड, उसने इम्प्लाइडली उतने पैसे पे किए हैं जितना फ्यूल ख़रीदा था। तो यहाँ पे APL की जो डिमांड है वो वैलिड है और SL ने जो काम किया है वो गलत काम किया। अच्छा, ये जो लेट पेमेंट सरचार्ज है ये फिर कहाँ पे जाएगा? ये कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट जो फैसला करेगी उसके मुताबिक उसको प्लस माइनस करके पैसे पे करने पड़ेंगे। डन? हाँ, बताया नहीं था, ऐसे ही है। मगर बच्चे एग्जाम हॉल में काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हाँ जी, तो दोनों एग्री नहीं ना कर रहे। एक कहता है कि माइनस करना, एक कहता है कि माइनस नहीं करना। तो यही क्या है? डिस्प्यूट। ये सवाल क्या देखा रोमेन ट्रेडर्स, मगर वहाँ पे नीचे वाली बातें कुछ और थी, यहाँ पे बातें कुछ और हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सामान मंगवाना था सिंगापुर से, मगर सामान हम वहाँ से नहीं मंगवा पाए क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट था और उस वजह से अब हमें सामान कहाँ से मंगवाना पड़ रहा है? ताइवान से। बताएं क्या ताइवान का आया हुआ सामान दूसरी पार्टी पे बाउंड है कि वो उसको एक्सेप्ट करे? अगर स्पेसिफिकली एग्री हुआ कि मुझे सिंगापुर का सामान चाहिए तब सिंगापुर का ही मिलेगा, फिर ताइवान की बात हम लोग उनसे नहीं करेंगे। अच्छा, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, क्या ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? नहीं, कभी ना कभी तो हालात ठीक होंगे। और अगर गवर्नमेंट ही मना कर दे फिर क्या होगा? फिर सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में ये चीज़ आ जाएगी। एक दफ़ा ये लिस्ट देख लें, ये लिस्ट देख लें। सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी कौन कौन सी है? सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट था ऑफ पर्सनल नेचर, उस बंदे की डेथ हो गई, हम कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उससे क्लेम नहीं कर पाए, वॉर डिक्लेयर हो गई बिटवीन एलियन एनिमीज,
और जिस चीज़ की वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनना था वो चीज़ ही अब मौजूद नहीं है। इन बेसिस के ऊपर आप कॉन्ट्रैक्ट को इम्पॉसिबल कर सकते हैं। कब कब नहीं कर सकते? जब परफॉर्मेंस डिफ़िकल्ट हो जाए, लेस वैल्यूएबल हो जाए, कॉस्टली हो जाए, प्रॉफिटेबल ना रहे, बेनिफिशियल ना रहे, तो ये कोई जायज़ वजह नहीं है। कमर्शली अनवायबल हो जाए, ये कोई जायज़ वजह नहीं है। थर्ड पार्टी डिफ़ॉल्ट कर जाए, सप्लायर डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो ये वजह नहीं है। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स और सिविल मामलात हो जाएं तो ये वजह नहीं है। पार्शली इम्पॉसिबल हो जाए तो ये भी वजह नहीं है। तो सवाल ने यहाँ पे क्या चीज़ टेस्ट की? स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स, पॉलिटिकल अनरेस्ट, तो ये एक लॉजिकल वजह नहीं है। थक गए? ये सवाल 3 नंबर का है, बहुत क्यूट सा सवाल है। ट्राई करें तो आखिरी सवाल है इस चैप्टर का, इस एरिया का। रोलेक्स 3 नंबर के लिए कुछ रोलेक्स की बातें कर रहा है वो, मगर क्या बातें कर रहा है? क्या ये सवाल लॉजिकल है? सेम्स लॉजिकल है। ये सवाल बिल्कुल रट्टे वाला ही है। ऊपर से सिर्फ एक कहानी सुनाई है जिसका कोई लिंक रिक्वायरमेंट से दूर दूर तक नहीं है। पूछना क्या चाह रहा है? वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। डन। डिस्चार्ज पे चलते हैं। डिस्चार्ज को जल्दी से कर लेना वाइस, 5 मिनट ले लें। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से देख लें, बहुत स्पीड पे। क्विकली डिस्चार्ज को आप देख लें, फिर हम अगली बात करते हैं। अच्छा, आप सारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं ना? सारे ऐड हैं, कोई मिस तो नहीं है? बस ठीक है। यानी कि कुछ भी अगर शेयर करना तो हम वहाँ पे अलग से भी शेयर कर सकते हैं आपसे।
मैंने 1 पेज पे किया, वही है। हाँ जी, डिस्चार्ज हो गया, शुरू करें। सवाल शुरू होता है, ओए ख़त्म ही हो जाता है, 2 रट्टे वाले सवालों के साथ। नोवेशन बता दें, डिफरेंस बिटवीन नोवेशन और अल्ट्रेशन बता दें। हाँ जी, क्या होती है नोवेशन? न्यू कॉन्ट्रैक्ट, पुराने वाला ख़त्म करके बिल्कुल आप नया कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड नोवेशन। और ऑल्ट्रेशन क्या है कि आप एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चेंजेस कर रहे होते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट सिचुएशंस वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी होती हैं जहाँ पे हम म्यूचुअली एक एग्रीमेंट को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं? वही 5 बातें हैं, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रिसेशन और वेवर। तो आपने 5 बातों को ब्रीफली 2-2 लाइंस के अंदर डिस्क्राइब कर देना। इमरान भाई और यूसुफ भाई। इमरान कॉन्ट्रैक्टेड विद यूसुफ टू फॉर टेकिंग ब्रिक्स टू द 2nd फ्लोर, और स्टेयर्स को उसने ब्लॉक कर दिया था, तो वो सामान ऊपर कैसे लेके जाता? एक पार्टी परफॉर्म करने को तैयार है मगर दूसरी पार्टी परफॉर्मेंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो जो देने को तैयार है वो बन जाएगा एग्रीव्ड पार्टी, और उसके लिए क्या होगा? वॉइडेबल। ये सवाल पढ़िएगा ज़रा, इमरान वाला, मैंने आपको हिंट दे दिया। उसने कहा सामान मेरा 2nd फ्लोर तक छोड़ा हो, मगर जब वो सामान निकालने लगा स्टेयर्स में से तो वहाँ पे यूसुफ ने इस सामान को डंप किया हुआ था, रास्ता बंद किया हुआ था। तो परफॉर्मेंस देना कौन चाह रहा है? इमरान, मगर यूसुफ इम्प्लाइडली परफॉर्मेंस लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो एग्रीव्ड पार्टी कौन बना? इमरान। तो अब अगर वो चाहे तो उसको वैलिड करके दोबारा से अटैम्प्ट कर ले, या वॉइड करके उससे डैमेजेस क्लेम कर ले। सिंपल एज इजी, कोई मसला? लालची ट्रेडर्स करें ज़रा खुद ही। लालची ट्रेडर्स, आजकल के नाम कभी कभी बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा, इस तरह के नाम देकर ना बच्चों को खुश कर देता है, मगर सवाल उतना ही ज़्यादा भयानक होता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? अल्लाह के बंदे ने क्या किया, एक शोखा होकर कह दिया कि भाई फ़िक्स प्राइस पे मैं तुम्हें पूरे साल में सामान प्रोवाइड करूँगा, और फ़ौरन ही क्या हुआ, वो इम्पॉसिबिलिटी की तरफ जा रहा है, डिफ़िकल्टी की तरफ जा रहा है। उसको लगता है कि अब प्राइसेस क्या हो गई हैं, महंगी, तो अब ये मेरे लिए कमर्शियली वायबल नहीं है, तो बराए करम इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, मैं आपको सामान इतने में प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो भाई तुम पहले एग्री ना करो, अब चूँकि आप एग्रीमेंट कर चुके हो तो आपको सामान प्रोवाइड करना पड़ेगा। कमर्शली अनवायबल होना, प्रॉफिटलेस होना, डिफ़िकल्ट होना, दिस इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, तो डिस्चार्ज नहीं हो सकता। और अगर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया फिर हो जाएगा।
लिस्ट एनी 5 circumstances in which parties to the contract are not absolved from the performance of their contractual obligations on ground of supervening impossibility। क्या पूछ रहा है? ये लाल वाली बात है, यहाँ पे और यहाँ पे। क्या पूछ रहा है आपसे? सेकंड वाला पूछ रहा है। अच्छा जी, वो जज्बाती। What is meant by discharge? Briefly describe the modes of discharging an agreement by mutual agreement। Again वही 5 बातें। एक हमारे पास ये सवाल रह गया मिनहास ऑयल, और 2 सवाल हमारे पास ये रह गया। सर ये वाला 8 मार्क्स का था और इसमें जो लिखने वाला मटेरियल है वो तो वो बहुत थोड़ा सा है, तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ऑटम 15 का सवाल है ना, तो अब अगर ये सवाल आएगा तो 5 से ज़्यादा का नहीं आएगा। पुराने वक्तों में कंटेंट ज़्यादा हुआ करता था, अब आजकल का कंटेंट बहुत ही कम है। मतलब जो आपका चैप्टर है ना एजेंसी वाला, ज़रा जाके असल पढ़िएगा, इसमें बहुत सारी बातें जो कि किताब ने पी हुई हैं। तो आजकल के जो भी सवाल आएंगे वो इतने ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं आते, वो 3, 4, 5 मार्क्स के लिए पूछता है। सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम लोगों ने लालची ट्रेडर्स वाला सर एक दफ़ा निकाला। हाँ जी, आ गया। हाँ सर, हमने इसमें पढ़ा कि कॉटन यार्ड को उसने सप्लाई बोली थी कि वो फिक्स कर रहा है पूरे ईयर के। सर प्राइस फिक्स कर दी उसने। यस, प्राइस फिक्स देगा। सर अगर उसने आगे किसी से ली हुई है कॉटन और पूरे साल की पहले से स्टॉक करके रखी हुई है, ठीक है, और अब वो दे रहा है, और अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, तो फिर तो वो वैलिड नहीं है कि गवर्नमेंट ने बैन लगाया इंपोर्ट करने पे, सप्लाई करने पे नहीं लगाया। अगर उसके पास पड़ी हुई है तो दे ना, वो दे। गवर्नमेंट का बैन है इंपोर्ट पे, सप्लाई पे बैन नहीं है। अगर एक बंदे के पास सामान पड़ा हुआ है सप्लाई कर सकता है, मगर मज़ीद वो बाहर से इंपोर्ट नहीं करवा सकता। ओके, वी आर डाउन विद 3 क्वेश्चंस। ये सवाल तकरीबन वही है, करें ज़रा ट्राई 4 नंबर के लिए। इमरान ट्रेडर्स, नहीं होगा ना, प्राइसेस बढ़ रही हैं, नॉन प्रॉफिटेबल हो रहा है, इट इज़ नॉट आ सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी। तो ये सवाल कर लें, लालची वाला सवाल कर लें, ये मोरलेस एक ही बातें कर रहे हैं। तो उसके बाद सवालों की कमी है और ये बातें हमें साफ साफ नज़र आ रही हैं। डिस्चार्ज ख़त्म हो गया। ऑटम 22 में क्या आया हुआ डिस्चार्ज में से? ज़रा मुझे किताब दिखाइएगा, बल्कि किताब में दिखाइए मुझे अटेम्प्ट और उसका सवाल नंबर बता दें काइंडली, बताइएगा प्लीज़। 5 CB और DB है ना, दोनों है ना? हाँ जी, ऑर्गेंडी और उसकी आगे कॉन्टीन्यूटी। सवाल पढ़िए सवाल। ऑर्गेंडी लिमिटेड में क्या बातें कर रहा है? रिव्यू करा लिया आपके साहब से? ये जो आपको दे रहा था? हाँ जी, एक दफ़ा रिव्यू करो ना, मैं फिर भेजूँ उनको, दिखा दो कि सर ये सवाल है, वो ज़्यादा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? नीचे चले जाओ, फिर भी जाकर कोशिश करोगे कि वो देख लें, और उनको ये कह देना कि सर 7 बजे आपका सेशन है सीलो का। जी क्या हो रहा है सवाल में? सवाल में क्या हो रहा है? एक कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है रहीम की IT फर्म के साथ कि वो उसकी सोशल मीडिया के अकाउंट्स को संभालेगा फॉर 1 ईयर एट ₹15 लाख पर क्वार्टर पेएबल इन एरियर्स। रहीम ने इसको परफॉर्म करने के लिए आगे एक बंदा अपॉइंट कर लिया एट अ सैलरी ऑफ ₹2 लाख पर महीना। अच्छा, 15 लाख पर क्वार्टर ले रहा है तो साल का कितना होगा?
60। और वो ख़र्चा कितने का कर रहा है? 2 लाख इंटू 12 करें 24 तो कितना कमा रहा होगा? 40 है ना मज़े की चीज़। इसे कहते हैं कंसल्टेंसी। आपने कुछ भी नहीं किया और आपका पैसा जेब में। रहीम सेंट सेवरल रिमाइंडर्स फॉर द पासवर्ड बट डिड नॉट रिसीव द पासवर्ड फ्रॉम ओवेल। एक पार्टी परफॉर्मेंस देने में इंटरेस्टेड थी, दूसरी पार्टी ने कुछ भी उसको आंसर नहीं किया। ये वही सवाल है कि एक बंदा ब्रिक्स लेक के ऊपर जाना चाह रहा था मगर वो नहीं जा पाया। क्यों? पहली पार्टी ने आगे रास्ता ख़राब किया हुआ था। तो रास्ता फिज़िकली ख़राब कर दें या जवाब ना दें, उसको उसका आंसर ही नहीं मिल पा रहा। तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, वॉइड है या वॉइडेबल है? वॉइडेबल है एट ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। और एग्रीव्ड पार्टी कौन है? ओवेल या रहीम? रहीम। ऑल्सो आइडेंटिफाई द रेमेडीज अवेलेबल टू रहीम। वो कंपनसेशन मांग सकता है उनसे कि भाई मैंने आपके लिए बंदा हायर किया था और आपने चूँकि कोई रिस्पांस नहीं दिया तो अब इस बंदे की सैलरी कम से कम मैं आपसे रिसीव करूँगा। कब? जब वो उसको वॉइड कर रहा है। और अगर स्टिल वो वैलिड कर रहा है तो जहाँ तक वेट वो कर सकता है वेट करे और उनसे डैमेजेस को क्लेम करता रहे। Assume that in C above Rahim was offered a similar project by Muslin Limited. क्या? कौन सा प्रॉफिट? प्रॉफिट का वर्ड कहाँ पे यूज हुआ? तो वो तो उसका अपना मुनाफा है ना, वो तो उसका अपना मुनाफा है ना। ये भी उसका लॉस ही हुआ मगर अब तो उसको वो पैसे मिलेंगे ना। पासवर्ड ना देना मगर जो उसके साथ तय किया हुआ है वो तो अमाउंट पे कर ही रहे होंगे। उसको वो पैसे 15 लाख रुपए पर क्वार्टर तो मिलना ही मिलना है। वो पासवर्ड दें या ना दें, ये तैयार बैठे हुए हैं, वो तैयार नहीं है। गलती किसकी है? उनकी। तो वो पैसे रिकवर करेगा प्लस इसकी पैसे अलग से रिकवर करेगा। Assume that in C above Rahim was offered a similar project by ML. On 31 अगस्त रहीम एक्सेप्टेड द ऑफर एंड असाइन द प्रोजेक्ट टू ज़िया। ज़िया कौन था? वो जो उसको ऊपर उसने अपॉइंट किया था। उसने कहा भाई तुम फारग बैठे हुए हो, वो तो तुम्हें काम दे नहीं रहे हैं, चलो ML का काम तुम कर लो। ऑन द सेम डेट रहीम सेंट एन ईमेल टू ओवेल, पुराने वाले लोग, रिग्रेटिंग दैट परफॉर्मेंस इज़ नाउ इम्पॉसिबल कि अब मेरा बंदा बिजी हो गया। क्या ये बात सही कर रहा? बंदा बिजी नहीं हो सकता। अगर वो चेहरे बिजी हो भी गया तो वो किसी और बंदे को लाके काम करवा ले। कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं मेंशन नहीं था कि इसके लिए हम कोई स्पेसिफिक बंदा अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे ये कोई सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं होगा। सर ये सवाल लिख लें, आपने सॉल्व करना है। मैंने अभी तक आपको क्या सवाल दिए हैं? ये है 5 का C और D ऑटम 22। ऑटम 22 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट C और पार्ट D। C और D हो जाएगा? कर लेंगे। हमारे पास रह गया 9 और 10। शुरू करते हैं।